हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम। इसको बोलते हो आप टाइम डायलेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक्स, काइनेमेटिक्स, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आज का टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है, देखो जरा कैसे। ओके सर, ओके। इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, ठीक है भाई। या सर क्या बोलते हो इसको आप, दूसरा नाम क्या बताया था आपने, टाइम डायलेशन, ठीक है, टाइम डायलेशन। ओके सर, हिंदी में डायलेशन। अरे पूछ लिया करो यार, तुम तो घबराते हो। टाइम डायलेशन, ओके सर। ये टाइम डायलेशन क्या होता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं समय वृद्धि या काल वृद्धि। ओके भाई, एक बात तो तय है, एक छोटी सी डेफिनेशन पूरा बता के जाएगी आपको। बराबर डेफिनेशन फिर क्या होती है, यानी कि गति के साथ समय बदल जाता है, यानी कि गति के कारण समय बदल जाता है। ये कहना था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार गति के कारण समय क्या होता है, बदल जाता है। पहला जरा परिभाषा को समझो, गति के कारण समय बदल जाता है। यार सोचने वाली बात है, पढ़ा भी होगा आपने टाइम डायलेशन। साइंटिस्ट लोग मूवीज वगैरह बहुत आती हैं इस चीज पे, गति के कारण समय बदल जाता है। दिमाग में डाल दो ये वाली बात कि यार गति के कारण समय बदल जाता है, कैसे, वो सब चेक करेंगे अभी, ठीक है। पहले एक डेफिनेशन देखो जरा ठीक से, यानी कि स्पेशल थ्योरी, SPECIAL, स्पेशल थ्योरी। ओके सर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, ठीक है, गति के कारण, ठीक है, गति के कारण, ओके सर, समय क्या होता है, बदल जाता है, समय बदल जाता है। बस इसी घटना को, ठीक है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये डेफिनेशन समझ में आई कुछ, टाइम डायलेशन कहते हैं। ओके, डायलेशन कहते हैं, टाइम डायलेशन कहते हैं, ठीक है। ओके। देखो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, प्रकाश की चाल कितनी होती है, अब जो बोलूँगा ना वो लाइन 1000 रुपये की है, ध्यान देना इस लाइन पे। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मैंने किलोमीटर में निकाली है, अगर मीटर में निकालोगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये बैठ जाएगी आपकी प्रकाश की चाल, ठीक है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को मतलब वस्तु को प्रकाश की चाल से, यानी कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की चाल से गति करती है तो उसके लिए समय रुक जाता है। लाइन पे ध्यान दो, अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल से गति करती है तो उसके लिए समय क्या होता है, रुक जाता है। यार समय रुक जाता है तो मुझे लग रहा है कि हम अगर दौड़ने लगे प्रकाश की चाल से तो हमारे तो टाइम बिल्कुल रुक जाएगा, है भी, हमारे लिए टाइम रुकेगा नहीं रुकेगा, पक्का। तो मैंने क्या बोला कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की चाल से गति करती है तो उसके लिए समय क्या होता है, रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि वस्तु की चाल जितनी ज़्यादा होगी, वस्तु की गति जितनी ज़्यादा होगी, समय क्या होगा, उतना धीमा होगा। यानी कि स्पीड जितनी ज़्यादा करोगे, समय क्या होगा, उतना कम होगा। अबे एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। अब तुम्हें क्या लग रहा है, मैंने क्या बोला, अरे यहीं से क्लियर हो जाता, हर एक फॉर्मूले में ट्विस्ट है। अब तक आपने पढ़ा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन कभी सोचा कि यार जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना धीमा पड़ जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे एक लाइन लिखने वाला हूं, यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है,
चाल से गति करती है, यदि कोई वस्तु प्रकाश की चाल से क्या करती है, गति करती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु प्रकाश की चाल से गति करती है तो उसके लिए समय क्या होता है, रुक जाता है। तो उसके लिए समय रुक जाता है, समय रुक जाता है, ठीक है यार, उसके लिए समय रुक जाता। फॉर एग्जाम्पल बता दूं, ठीक है, अगर एक दो दोस्तों की कहानी मैं लेता हूं, भाई ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये फ्रेंड है, ये पृथ्वी पे आपका क्या है, फ्रेंड है एक, ठीक है, कहां पर खड़ा है, ये पृथ्वी पे खड़ा, ओके, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है। इस टाइम ये 25 ईयर का है, यानी कि ये 25 साल का है। अब यानी कि आप भी 25 साल के, आपका फ्रेंड भी 25 साल का, दोनों के दोनों, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मान लो आप जो हैं इस समय, यानी कि इस टाइम आप जो हैं प्रकाश की चाल से गति कर रहे हैं, यानी कि ये भैया आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, और आप क्या कर रहे हैं, प्रकाश की चाल से गति कर रहे हैं। यार 3 लाख किलोमीटर की स्पीड आपने पकड़ ली, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका फ्रेंड अर्थ पर है, 25 ईयर का है, और आप प्रकाश की चाल से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं भैया, अंतरिक्ष में, स्पेस में आप प्रकाश की चाल से गति कर रहे हैं। तो आपके लिए टाइम क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। और मान लो आप 4 साल के लिए गए, बोले मैं 4 साल के लिए जाऊंगा स्पेस में, यानी कि प्रकाश की चाल से मैं 4 साल तक गति करूंगा। अब ध्यान देखना, यानी कि अगर आप 4 साल के लिए गति करते हैं प्रकाश की चाल से, तो आपके लिए तो टाइम बहुत कम है, आपके लिए समय रुका पड़ा है। लेकिन ये जो आपका दोस्त है वो 25 + 4 कितने का हो जाएगा, 29 साल का हो जाएगा। और आपको कुल कितने लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा, कुछ घंटे, कुछ मिनट लगेंगे। जब आप पृथ्वी पर लौट के आएंगे वापस, तो देखेंगे कि आपका फ्रेंड 4 साल का हो गया, आपसे बड़ा हो गया। ऐसे टाइम का डायलेशन होता है, आप लगा लो, ऐसे टाइम का डायलेशन होता है, ठीक है। चलो मैं इतना बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, बस कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु की स्पीड, यानी कि वस्तु की चाल बहुत अधिक होती है, तो टाइम जो है वो धीमा हो जाता है, ठीक है। एक लाइन ये लिखो, यदि, ठीक है, वस्तु की चाल कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अब ऐसा नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश की चाल से मोशन नहीं करता, उससे थोड़ा सा कम रहेगा। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है, तो हो सकता है 2.5 हो जाए, यानी कि 2.5, यानी कि ये हो सकता है 2.5 नहीं, ये हो सकता है तुम्हारे पास जैसा 0.8 सी हो सकता है, 0.7 सी हो सकता है, 0.6 सी हो सकता है, मतलब सी के प्रकाश की चाल के आसपास में, ठीक है। यदि वस्तु की चाल बहुत अधिक हो तो समय धीमा हो जाता है, समय कैसे हो जाता है, धीमा हो जाता है, ठीक है, धीमा हो जाता है। बस ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताना, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो कि हमें ड्राइव करना आता, एक फॉर्मूला हमें निकालना है, T = T0, ठीक है, √1/v² - यानी कि 1 - v²/c²। इस फॉर्मूले को हमें करना है ड्राइव, क्योंकि यार टाइम डायलेशन हमें जो है ना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें करना है अपने मेन पॉइंट पर आना है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है, यानी कि डेरिवेशन करना है इसका। तो फॉर्मूला पहले याद कर लो, T = T0 √1 - v²/c²। हो गया याद कि T = T0 1 - v²/c²। या इसको T नोट भी बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, कर दें इरेज, ठीक है भैया, इसको पूरे को कर दे जाओ इरेज। अब करते हैं अपना फॉर्मूला लेके आते हैं, अब मेन काम जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं। तो यार देख रहे हो टाइम डायलेशन क्या होता है भाई। अगर मुझे प्रकाश की चाल से दौड़ने का मौका मिला, तो अगर मैं 20 साल के लिए दौड़ा तो मुझे कुछ घंटे लगेंगे जब मैं पृथ्वी पर लौटूंगा, और आप जो हैं 20 साल बड़े हो जाएंगे, समझ गए नहीं, और मुझे कुल 2-3 घंटे। ये हिसाब कर रखा यार, सोचने वाली बात है। पर भैया प्रकाश की चाल से दौड़ना संभव तो ना है भाई, है नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं डेरिवेशन इसका। ओके, डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। चलिए व्युत्पत्ति देखते हैं, इसका प्रूफ करके देखते हैं व्यंजक क्या आता है इसका। T = T0 √1 - v²/c²। सबसे पहले 2 फ्रेम मानोगे आप, ओके, ये तो मानते ही हैं हम, x, y, z, ठीक है भाई। ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस है। ये वाली कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। एंड ये वाली कौन सी एक्सिस है भैया, y एक्सिस है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर मेरा एक ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, और फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट फ्रेम मैंने और लिया है, एक फ्रेम
एक फ्रेम जो होगा वो फिक्स्ड होगा और एक फ्रेम जो होगा वो मूव करेगा। ये फ्रेम फिक्स्ड होगा, ये वाला फ्रेम मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है, टाइम डायलेशन होगा, यानी कि टाइम धीमा हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट यानी कि ये मेरे पास ऑब्जर्वर है, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा इस समय जेड डैश, और ये खाली हमारा जेड होगा। ठीक है, अब बिंदु पी पर घटना घटती है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, टी एक्स वाई जेड डैश टी डैश। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होंगे, पर हमें शो नहीं करना है, इसका इंसिडेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब एक घड़ी आपको यहाँ रख देनी है। ये क्या मेरे पास एक घड़ी है, फ्रेम एस में भी एक घड़ी है और फ्रेम एस डैश में भी क्या है, एक घड़ी है ये वाली। ठीक है, दो घड़ियाँ हैं वाली, पर ध्यान देना ये फ्रेम के साथ मूव हो रही है, गति कर रही है, बट ये फ्रेम के साथ क्या है, फिक्स है इस समय, यानी कि ब्राह्म अवस्था में। ओके, तो मैंने ये मान लिया भैया फिक्स्ड फ्रेम है। ठीक है, और ये फ्रेम क्या करेगा, मूवेबल यानी कि मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है। ओके, चलिए देखते हैं। अब घड़ी में सुइयाँ बना दो, 12, 1, 2 थोड़ी नीचे ना बन गया यार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अबे 8 कम हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये मेरे पास सुइयाँ आ गई, जो भी है जैसे भी टाइम है ऐसे सब बना दो भाई। ये आ गया मेरे पास 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सुइयाँ बना दो। अबे सुइयाँ 3 होती हैं, चलो ऐसे कर दिया मैंने ये। ठीक है, हो गया, हो गया, 2 फ्रेम 2 घड़ियाँ, 2 फ्रेम और 2 घड़ियाँ। ठीक है भैया, अब क्या होगा, अब जो बताऊंगा ना मैं वही होगा, आप टेंशन मत लो। तो माना एस तथा एस डैश 2 फ्रेम है, पहले ये मानो आप, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन ना, छोटा सा। माना एस तथा एस डैश जो है 2 फ्रेम है। ठीक है, 2 फ्रेम है। ओके ओके, फ्रेम एस जो है ना वो ब्राह्म अवस्था में है, और चलो छोड़ो बाद में देख लेंगे कि ओ तथा ओ डैश 2 ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर है जो कि टाइम देखेंगे कि इसमें कितना टाइम है और इसमें कितना टाइम है, यानी कि ओ तथा ओ डैश। ठीक है, पर 2 क्या है, 2 प्रेक्षक हैं या 2 ऑब्जर्वर हैं, इसको मैंने प्रेक्षक बोल दिया, यानी कि ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक हैं। फ्रेम जो एस है, फ्रेम एस ब्राह्म अवस्था में है। ठीक है, ब्राह्म अवस्था में, फ्रेम एस ब्राह्म अवस्था में है, तथा फ्रेम एस डैश जो है, फ्रेम एस डैश भी वेग से एक्स अक्ष की, ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, गति कर रहा है। अब देखो, जो ये हमारा ऑब्जर्वर ओ है ना, ये फ्रेम एस में ऑब्जर्वर ओ जो है वो एक घड़ी को बिंदु x1 पे रखता। तो ये जो घड़ी रखी है वो कितने पे रखी है, x1 पे रखी है। ठीक है, ओके चलो, यानी कि फ्रेम एस में, ठीक है भाई, फ्रेम एस में प्रेक्षक ओ जो है, प्रेक्षक ओ, ठीक है, प्रेक्षक ओ एक घड़ी को, ठीक है, एक घड़ी को कहाँ रखता है, एक निश्चित बिंदु, ओके 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 ओके, एक निश्चित बिंदु x1 पर रखता है, x1 पर रखता है। और अब जो है तथा समय अंतराल, तरल हो गया, तो तराल तथा समय अंतराल t को मापता है, यानी कि t0 को मापता है। ठीक है, t0 को मापता। अब ये जो t0 आएगा यानी कि t0 आएगा, ये हमारा, ये किसके बराबर आएगा भैया, t2 माइनस के t1। मान लो पहले सुई हमारी यहाँ पे थी 12 पे, फिर 1 पे पहुँच गई, तो t2 माइनस के t1, 5 मिनट आ जाएगा भैया, 5 मिनट निकल जाएगा ना, t2 माइनस के t1। या मतलब फ्रेम एस में प्रेक्षक ओ एक घड़ी को एक निश्चित बिंदु x1 पर रखता है तथा समय अंतराल t0 को मापता है। ठीक है, t0 बराबर t2 माइनस के t1 कंप्लीट। अब हम पहुंचे भैया प्रेक्षक ओ डैश तक। तो प्रेक्षक जो ओ डैश है फ्रेम एस डैश में, फ्रेम एस डैश में जो हमारा ऑब्जर्वर है प्रेक्षक ओ डैश है, वो घड़ी को कहाँ रखता है, घड़ी को एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु
ठीक है, x2 पर रखता है, x2 पर रखता है, ठीक है। ओके सर, चलिए x2 पर रखता है, ठीक है। फ्रेम S डैश में प्रेक्षक O डैश घड़ी को एक निश्चित बिंदु x2 पर रखता है, ओके। तथा समय अंतराल को मापता है, फिर समय अंतराल t को मापता है, और यह है प्रॉपर टाइम। कौन सा टाइम है हमारा, ये उसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम, जिससे केवल एक घड़ी मापती है, ठीक है। ये होता है प्रॉपर टाइम, चलो मैं बताऊंगा बाद में भी, ठीक है। इतना आ गया, मतलब t बराबर, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि t बराबर हो जाएगा t2 डैश माइनस के t1 डैश, ठीक है। ये हो जाएगा t2 डैश माइनस के t1 डैश, ओके ओके सर। तो t0 बराबर कितना हो गया मेरे पास, t2 माइनस के t1, और समय अंतराल t को मापता तो t बराबर कितना हो गया, t2 डैश माइनस के t1। अब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पढ़ रखा है आपने, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ रखा है भाई, लोरेंज, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से, ओके, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हमारा एक फॉर्मूला आता है t1 डैश यानी कि t डैश बराबर t माइनस के वी एक्स अपॉन के सी स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा बताओ, ये आता नहीं आता, आता तो है यार। तो O तथा O डैश दो प्रेक्षक है जो कि समय अंतराल को मापेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो इतना हमारा हो गया, ओके ओके। अब अगर मैं यहाँ पे t1 डैश लूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा t1 और ये हो जाएगा मेरे पास x1, समीकरण हो जाएगी मेरे पास कितनी 1। और अगर मैं t2 डैश लूंगा तो ये कितना होगा मेरे पास t2, और ये हो जाएगा मेरे पास vx2 अपॉन में कितना हो जाएगा c स्क्वायर, और रूट में कितना आ जाएगा 1 अपॉन के v स्क्वायर अपॉन के c स्क्वायर, ठीक है। इतना डेटा हमारा आ गया। अच्छा ठीक है, अब इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारी, ये सेकंड। तो कुछ नहीं करना है, इस दो में से क्या कर देंगे हम, एक को हटा देंगे, तो हमारा t2 डैश माइनस के t1 डैश की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, घटाना तो आती होगा, अरे यार कैसी बातें कर दी। चलिए तो घटा रहा हूँ, देखो मैं t2 डैश माइनस के t1 डैश, t2 डैश है हमारा t2 माइनस के vx2 अपॉन के c स्क्वायर, और रूट में 1 अपॉन v स्क्वायर अपॉन के c स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, पक्का, ठीक है भाई, इसका काम भी नहीं बचा हमारे पास। अब इरेज करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा, हो ही चुका, थोड़ा सा रह गया बस। तो बहुत सिंपल सी फिजिक्स है यार, BSc 4th सेम की। तो माइनस के t1 माइनस के vx1 अपॉन का c स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसको आप बंद कर लो ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा अब मुझे जो है ना चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके ओके, क्योंकि हमारे पास जगह बची नहीं है, अब जो बची है उससे हमें काम चलाना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अब क्या करने वाले हैं। तो अब देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t2 डैश माइनस के t1 डैश बराबर, अब देखो मैं यहाँ से ये और ये दोनों क्या मिल जाएंगे, मुझे कॉमन मिल जाएंगे, हाँ सर, 1 अपॉन 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन के c स्क्वायर, सर ये कॉमन मिल गया, हाँ। अब अंदर क्या बचा, t2 माइनस के vx2, t2 माइनस के vx2 अपॉन के c स्क्वायर, ऐसे सर अंदर क्या बचा, t1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस vx1 अपॉन के c स्क्वायर, ठीक है। इतना डेटा बचा। अब कुछ कट रहा है उसे काट दो, तो ये साहब हमने काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास, t2 डैश माइनस के t1 डैश बराबर हो गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन के c स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा t2 माइनस के t1, ठीक है। अब पता है हमने ये पढ़ रखा है कि t2 डैश माइनस के t1 डैश ये किसके बराबर है भाई, t के बराबर है, ओके। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन के c स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, इनटू ये बराबर है किसके, t0 के, यानी कि t नोट के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो t बराबर t नोट, और रूट में कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या गया, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि यह क्या है, यह है टाइम डायलेशन
का क्या है भैया, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। बहुत सारे सवाल आते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से टाइम डायलेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। पिछले लेक्चर में हमने कवर करा था लेंथ कंट्रैक्शन, जिसने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाओ और देख लो, ठीक है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। टाइम डायलेशन ज़्यादा मत पढ़ना, जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। यही पेपर में पूछा जाता। और किताब बाई मैंने करवाया किताब के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।